Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 10 in your SST book Natural Calamities. ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अभी तक अर्थक्वेक पढ़ चुके हैं, भूकंप क्या होता है, कैसे आता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हम एट द टाइम ऑफ अकरिंग एन अर्थक्वेक वी कैन टेक, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, वोल्केनोस क्या होते हैं, कैसे वो इरप्ट होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। सुनामी क्या होती है, कब आती है, कैसे आती है और उस टाइम सुनामी से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था साइक्लोन्स कैसे आते हैं और कैसे बचने के लिए हम प्रिकॉशंस इनसे ले सकते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं नेचुरल कैलेमिटीज में। आज हम पढ़ेंगे फ्लड्स और ड्रॉट, ठीक है, दोनों को हम स्टडी करेंगे। सो ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर इज 78, फ्लड। क्लियर, ओपन करेंगे एसएसटी बुक, पेज नंबर 78, फ्लड्स। फ्लड्स क्या होती है स्टूडेंट्स? फ्लड्स मीन्स बाढ़, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पानी बारिश होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि नदियों का पानी जो है बाहर आने लगता है, या फिर बारिश का पानी इतना ज़्यादा आ जाता है ज़मीन पे कि उससे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है उससे जो है ह्यूमन लाइफ का, एनिमल लाइफ का, या फिर जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। Flood occurs when the water in the rivers overflow to the surrounding areas, drowning it. फ्लड कब आती है? देखो स्टूडेंट्स, जब नदियों का पानी जो है ओवरफ्लो होने लगता है, यानी कि नदियों से निकल के बाहर आ जाता है। कहाँ पे? टू सराउंडिंग एरियाज, नदी के आसपास के एरिया में जब नदी का पानी जो है ओवरफ्लो होने लगता है, यानी कि नदी का पानी नदी से निकल के बाहर आ जाता है और आसपास के एरिया में आ जाता है और आसपास के एरिया को दबो देता है, पानी में जो है ड्रॉन आउट कर देता है। तो उससे क्या होता है? उससे बाढ़ आती है, यानी कि फ्लड आता है। When there is heavy rainfall during it occurs when there is heavy rainfall during monsoon. अब ये क्या कब होता है? नदियों से कब पानी बाहर आ जाता है एक्सेस में? जब बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है मानसून के मौसम में, ठीक है। आपको पता है रेनी सीजन कब होता है? मानसून जो है रेनी सीजन है ना, तो रेनी सीजन में जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में रेनफॉल हो जाता है तो उससे नदियों के पानी में जो है बाढ़ आ जाती है और आसपास के एरिया जो है उस पानी में डूब जाता है। It can also occur due to cloud bursting, which causes large amount of water to accumulate in a small area. देखो स्टूडेंट्स, जो बाढ़ है वो तब भी आ सकती है जब कोई बादल फट जाए। बादल फट जाएगा तो एकदम से अचानक से बहुत सारा जो पानी है वो एक छोटे से एरिया में आके गिरेगा और वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। तो बादल फटने से भी जो है बाढ़ आ सकती है। क्लाउड बर्स्टिंग मतलब जब बादल फट जाता है तब। फ्लड causes great destruction and loss of lives and properties. अब फ्लड आने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और लोगों का जो है ज़िंदगी का नुकसान हो जाता है, यानी कि लोग मर जाते हैं डूब के, प्रॉपर्टीज़ खराब हो जाती है, बिल्डिंग्स, घर, मकान, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। द फ्लड दैट अकर्स ऑल ऑफ अ सडन रैपिडली ड्रोनिंग द एरिया इज कॉल्ड अ फ्लैश फ्लड। देखो फ्लैश फ्लड क्या होता है? द फ्लड दैट अकर्स ऑल ऑफ अ सडन रैपिडली ड्रोनिंग द एरिया इज कॉल्ड फ्लैश फ्लड। देखो जब अचानक से बहुत तेजी से फ्लड आ जाए, बहुत तेजी से बाढ़ आ जाए और एक एरिया को तुरंत ही पानी के अंदर जो है डुबो दे, जो एरिया है वो पानी के अंदर तुरंत डूब जाए, इतनी तेजी से एकदम से जब बाढ़ आती है तो उसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड्स ऑल्सो अकर व्हेन डैम्स ब्रेक विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। अब फ्लैश फ्लड कब आ सकता है? फ्लैश फ्लड तब भी आ सकता है जब डैम्स में, बांध में जो है पानी अचानक से लार्ज क्वांटिटी में छोड़ दिया जाए, यानी कि डैम्स के गेट जो है वो ओपन कर दिए जाए और वहाँ से पानी निकल के अचानक से फिर आसपास के एरिया में घुस जाए। तो उससे क्या होगा? डैम का दरवाजा खुल गया, एक्सेस में पानी निकल गया तो एकदम से बाढ़ आ जाएगी पूरे एरिया में और उसको हम क्या कहेंगे? फ्लैश फ्लड कहेंगे, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। अब फ्लड आने के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं वो देखते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया आर एमिनेंट।
देखो पानी है तो पानी से रिलेटेड ही बीमारियां भी होंगी, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया बहुत जल्दी से फैलता है क्योंकि रुके हुए पानी में ही तो जो है मलेरिया होता है ना। तो जब पानी रुक जाता है एक जगह तो उससे क्या होता है, मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो पानी से होने वाली बीमारियां भी तेज़ी से बढ़ती है, जैसे कि मलेरिया। लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ जो नदी का पानी है वो सारा उसमें गंद मिक्स हो जाता है, कूड़ा कचरा आसपास का सारा। तो जो साफ पानी होता है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। ठीक है, अब प्रिकॉशंस क्या क्या हम ले सकते हैं, किस तरीके से हम बच सकते हैं अगर आपके एरिया में बाढ़ आ जाए तो। इवैक्यूएशन मेथड्स नीड टू बी प्लान्ड व्हेन देयर इज अ वार्निंग सिग्नल। जब भी ऐसा कोई वार्निंग सिग्नल आता है कि आपके एरिया में बाढ़ आने वाली है तो उसी समय जो है इवैक्यूएशन मेथड्स जो है प्लान कर लेने चाहिए। मतलब कि उस जगह को खाली किस तरीके से करना है। इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना, किसी जगह को खाली करना। तो उसकी प्लानिंग जो है पहले ही कर लेनी चाहिए। जैसे ही वार्निंग आती है कि आपके एरिया में बाढ़ आ सकती है तो उस एरिया को खाली करने के लिए प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए कि बाढ़ आती है तो हमें किस तरीके से यहाँ से निकल के सुरक्षित स्थानों पे जाना है। लो लाइन एरिया शुड बी इवैक्यूएटेड। लो लाइन एरिया कौन से होते हैं, जो नीचे के एरिया होते हैं, जहाँ पे नदी का पानी या बाढ़ का पानी बहुत तेजी से आ सकता है। लो लाइन यानी कि निचला एरिया जो होता है, जहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले बाढ़ नीचे के एरिया में ही आती है ना, तो फिर उन प्लेसेस को जो है खाली करवा लेना चाहिए, इवैक्यूएट करा लेना चाहिए। नेसेसिटीज़ एंड सेफ्टी किट्स शुड बी केप्ट रेडी। नेसेसिटीज़ क्या होती है, देखो जैसे खाना हो गया और जो आपकी दवाइयाँ हो गई, ठीक है। नेसेसिटीज़ में बहुत ज़रूरी सामान आ जाता है आपका, तो वो जितने भी ज़रूरत का सामान होगा नेसेसिटीज़ होगी। और सेफ्टी किट्स होंगी। सेफ्टी किट्स क्या होती हैं, बचाव के लिए किट्स, ठीक है, जिसमें कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन या फिर और कोई जो है सेफ्टी की चीज़ें उसमें रखी हो सकती हैं। इनको हमेशा रेडी रखना चाहिए। सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अरेंज। अब हमने देखा था ना कि बाढ़ आती है तो साफ पीने का पानी हमें नहीं मिलता है, तो हमें तैयारी रखनी चाहिए कि साफ जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, उसकी सप्लाई हमें अरेंज करनी चाहिए पहले से ही कि अगर बाढ़ आती है तो पीने का पानी हम कहाँ से सप्लाई करेंगे लोगों को। ट्री प्लांटेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स एंड सो बिकम नेसेसरी। देखो पेड़ क्या होते हैं, देखो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर होती हैं। मिट्टी के अंदर होने से क्या होता है, वो मिट्टी को, जड़ें जो है मिट्टी को अपने में बांध के रखती हैं। किसी भी पेड़ की जो जड़ होती है, पेड़ की, पौधे की या घास की, वो मिट्टी को अपने साथ बांध के रखती है, ठीक है। अगर मान लो किसी जगह पे जो है पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी आएगा बहुत तेजी से आगे बह जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर पेड़ लगे होंगे तो क्या होगा, मान लो पानी आया बहता हुआ तो पेड़ों की जड़ें जो है उस पानी को सोख लेंगी और वो पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा, आगे बह के नहीं जाएगा या कम जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि पेड़ जो है उस पानी को जो है अपनी जड़ों के थ्रू मिट्टी के अंदर सोख ले और वो आगे बहने से जो है रुक सके, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं अपने आसपास, तो फ्लड आने के चांसेस कम रहते हैं या फ्लड से होने वाला जो नुकसान है हम उसको कम कर सकते हैं। क्लियर? तो आप भी क्या करेंगे, अपने आसपास के एरिया में पेड़ लगाएंगे, ठीक है। आप जो है अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में कोई और ओकेजन होता है, आप अपने आसपास पेड़ लगाइए, ठीक है। इससे आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपके आसपास हरियाली भी रहेगी और फ्लड जैसी जो ये नेचुरल कैलेमिटी है इसको भी आप रोकने में हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। किसी पार्क में पेड़ लगा सकते हैं, अगर आपके घर में जगह नहीं है या तो आप अपने गमले में कोई पौधा लगा सकते हैं, या कच्चा एरिया आपके घर में आप वहाँ पे पौधा लगा सकते हैं। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा, आप उसकी देखभाल करेंगे, टेक केयर करेंगे, तो जब वो बड़ा होगा उसमें फ्लावर्स आएंगे या फ्रूट आएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो एक तो आपके आसपास ग्रीनरी रहेगी, आपको उससे ऑक्सीजन मिलेगी, दूसरा आप जो है इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। आपको पता लगेगा कि आपने अपने जो एरिया को है फ्लड से बचाने के लिए वहाँ पे ट्री भी लगाया है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि अपने आसपास एक दो जो है पौधे लगा सको, ठीक है। आप अपने बर्थडे पे, अपने फैमिली मेम्बर्स के बर्थडे पे या किसी और ओकेजन पे जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि हमें एक पेड़ लगाना है, हमें एक पौधा लगाना है, और उसको फिर सिर्फ लगा के नहीं छोड़ना, उसको उसकी जो है टेक केयर भी करनी है आपको, उसको रेगुलरली पानी देना है, ठीक है। और उसकी देखभाल करनी है प्रॉपरली जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता है। क्लियर? और क्या कर सकते हैं हम बाढ़ से बचने के लिए? एम्बैंकमेंट शुड बी बिल्ट ऑन द रिवर बैंक्स टू प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ वाटर। एम्बैंकमेंट
नदी के किनारे जो है हमें जो है बांध वो बना एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए, यानी कि जिससे कि नदी का पानी जो है बाहर ना आ सके। इस तरीके के एम्बैंकमेंट्स, बांध टाइप जो है नदी के चारों तरफ हमें बनाना चाहिए, जिससे अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो वो पानी नदी से निकल के बाहर ना आ सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लड की बाढ़ क्या होती है, किस तरीके से आती है, क्या क्या नुकसान करती है और हम बाढ़ से किस तरीके से बच सकते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे ड्रॉट। बाढ़ का उल्टा क्या हो जाता है, ड्रॉट, जिसमें क्या होता है पानी ही नहीं होता, आपके जो है सूखा पड़ जाता है, आप पानी देखने को भी नहीं मिलता, एक एक बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। ठीक है, तो फ्लड से जो एकदम से एक्सट्रीम जो सिचुएशन होती है, उलट जो सिचुएशन होती है वो होती है ड्रॉट की, सूखा, अकाल जिसमें पड़ जाता है। ठीक है, ड्रॉट इज अ कंडीशन दैट अकर्स इन अ सर्टेन एरिया ऑन अर्थ व्हिच डज नॉट रिसीव रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो ड्रॉट कहाँ पे आता है, कैसी जगह पे आता है, देखो ये कुछ ऐसा सर्टेन एरियाज में आता है जहाँ पे जो है बहुत लंबे समय तक बारिश ना हुई हो। अगर बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, नदियों का पानी सूख जाएगा, तालाबों का पानी सूख जाएगा, धीरे धीरे सूखेगा नहीं तो हम उसको यूज़ कर चुके होंगे, और बारिश ही नहीं आएगी तो नदियों का पानी भर नहीं पाएगा दोबारा से, ज़मीन का पानी जो है नीचे चला जाएगा, उसका जो ज़मीन का पानी है उसका लेवल और ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो तो वहाँ पे क्या पड़ जाता है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉट। क्लियर। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर द सॉइल ड्राइज अप। अब पानी की कमी की वजह से जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो सूख जाती है। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, एकदम सूखी मिट्टी। अब इस पर कई सालों तक अगर बारिश ही नहीं हुई होगी तो मिट्टी जो है इस तरीके से सूख जाती है बिल्कुल। ठीक है, प्लांट्स विल्ट एंड डाई एंड नो लॉन्गर ग्रो। अब जो मिट्टी सूख जाएगी तो पेड़ पौधे भी मर जाएंगे और ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे और जल्दी से मर जाएंगे। एनिमल्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड। अब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवरों को जो है खाने को घास फूस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो भी मर जाएंगे। ठीक है, फॉडर, उनको चारा नहीं मिलेगा। चारा कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से ही तो मिलेगा, और पेड़ पौधे कैसे ग्रो कर पाएंगे अगर मिट्टी सूखी होगी, उनको पानी ही नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उनको खाने वाले जो जानवर हैं वो भी मर जाएंगे। विद कॉन्टिन्यू ड्रॉट कंडीशन देयर इज नो सप्लाई ऑफ फूड विच लीड्स टू फेमाइन। अब कॉन्टिन्यूसली अगर देखो बाढ़ ही होती रहेगी तो उससे क्या होगा, सूखा पड़ेगा, कई काफ़ी लंबे समय तक अगर सूखा पड़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जो खेत हैं, एग्रीकल्चर है, वहाँ पे फसल भी नहीं उग पाएगी, फसल नहीं उग पाएगी तो क्या होगा, अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी, खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, भूखमरी फैल जाएगी, जिसको हम फेमाइन बोलते हैं। ठीक है, फेमाइन क्या होता है, भूखमरी, जिसमें लोग भूखे मरने लगते हैं। खाना कहाँ से मिलेगा जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं, है ना। तो सूखा आने के बहुत सारे जो है ऐसे नुकसानदायक जो है इल इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, जानवर भी मर जाते हैं, पेड़ पौधे भी मर जाते हैं, और जब खेतों में कुछ नहीं उगता तो लोगों को खाने के लिए जो है खाना भी नहीं मिल पाता है, और लोग भी जो है भूखे मरने लगते हैं, फेमाइन आ जाता है, भूखमरी आ जाती है उस एरिया में। ठीक है, फेमाइन ऑल्सो लीड्स टू डेथ ऑफ पीपल एंड एनिमल। अब जो ये भूखमरी है, फेमाइन है, उससे क्या होता है, लोग भूखे मर जाते हैं, जानवर भी भूखे मरने लगते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, ड्रॉट कहेंगे, सूखा पड़ना। जब किसी एरिया में बहुत लंबे समय तक रेनफॉल नहीं होता, बारिश नहीं होती तो धीरे धीरे वहाँ पे ड्रॉट हो जाता है। ठीक है, सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने से क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं ग्रो कर पाएंगे, पेड़ पौधे ग्रो नहीं करेंगे तो उनको खाने वाले जानवर भी मरने लगेंगे, क्योंकि उनको फॉडर नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा, और जब खेतों में कुछ नहीं उगेगा तो लोगों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लोग भूखे मरेंगे, जानवर भी भूखे मरने लगेंगे, फेमाइन आ जाएगा उस एरिया में। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या हो गई आपकी, सूखे की सिचुएशन, ड्रॉट की सिचुएशन। अब प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम, कैसे बच सकते हैं इससे, ऐसे सिचुएशन से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड टू अवॉइड ड्रॉट कंडीशन। रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, जब भी कभी भी बारिश आए, आप उस बारिश के पानी को जो है फ्यूचर के यूज़ के लिए जब सेव कर लेते हैं तो उसको हम रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब सपोज जैसे आप बारिश आई है, आपने छत पे उस पानी को स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद आप उसको फ्यूचर के यूज़ के लिए रख लेते हैं, आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जिस समय आपको पानी नहीं मिलेगा आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टैंक बना सकते हैं आप,
आप जो है कुएँ बना सकते हैं जिसमें बारिश का पानी स्टोर हो सकता है और उसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रेन हार्वेस्टिंग के मेथड से हम जो है कुछ पानी को सेव करके रख सकते हैं और ड्रॉट की कंडीशन से बच सकते हैं। वाटर शुड बी कंजर्व इन वाटर टैंक्स। पानी को जो है वाटर टैंक्स में, बड़े बड़े वाटर टैंक्स में जो है कंजर्व करके सेव करके रखना चाहिए। क्रॉप्स which require very little water to grow like maize and millets should be grown in drought prone areas। ऐसे एरिया जो कि जहाँ पे ज़्यादातर सूखा पड़ता हो, ठीक है, ऐसे एरिया में ऐसी फसलें हमें उगानी चाहिए जिनको उगाने में कम से कम पानी लगता हो। ठीक है, तो उससे पानी भी बचेगा और दूसरा कुछ ना कुछ फसल भी उग जाएगी। तो जो ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं यानी कि जहाँ पे सूखा पड़ने की ज़्यादा गुंजाइश होती है, ज़्यादा संभावना होती है, ऐसे एरिया में हमें ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिनको उगाने में बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती हो। ठीक है, जैसे कि मेज एंड मिलेट। Dams should be built to store water that can be distributed during the time of drought। डैम्स, बांध हमें बनाने चाहिए। ठीक है, डैम्स क्या होते हैं, देखो जब हम रिवर के फ्लो को रोक देते हैं, कोई नदी है, ठीक है, उसके ऊपर हम एक दीवार जैसा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे जो है पानी को हम जो है एक जगह कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से नहरें बनाते हैं, केनाल्स बनाते हैं और उससे पानी की सप्लाई फिर विलेजेस में, टाउन्स में या खेतों में हम करते हैं। ठीक है, तो नदी के पानी को स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डैम्स बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं that can be distributed during the time of drought। और फिर उस पानी को हम सूखा पड़ने की अवस्था में गाँव में या शहरों में उसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निक्स लाइक रिसाइकलिंग ऑफ वाटर शुड बी प्रैक्टिस्ड एज इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब हम क्या कर सकते हैं, पानी को रिसाइकिल करने की टेक्निक्स को जो है अपना सकते हैं कि पानी अगर मान लो वेस्ट हुआ है, आपने कोई भी पानी यूज़ किया है तो हम उसको रिसाइकिल करें, यानी कि वापस से उसको साफ करके फिर से यूज़ कर सके। ऐसी टेक्निक्स को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम जो है वाटर कंजर्वेशन कर सकें, पानी को बचा सकें। ठीक है, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हो, टब में, टैंक्स में जो है पानी को भर सकते हो। और वाटर डैम जो है, बांध जो है वो इस तरीके का होता है जहाँ पे जो है नदी के ऊपर एक बांध बना दिया जाता है और जब पानी की ज़रूरत होगी तो इन डैम्स के जो डोर्स होते हैं, ये डोर्स होते हैं, देखो अलग अलग रास्ते हैं, इनको हम खोल के फिर पानी की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है कि इस तरीके की जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं तो उस समय पे हम क्या क्या जो है किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से मतलब सावधानियां हम बरत सकते हैं, उसको हम जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया या फिर फ्लड आ गई, तो ये सारे क्या है, डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर मतलब आपत्तियाँ हमारे ऊपर जो आ जाती है नेचर की तरफ से, तो इस समय में किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं वो देखते हैं। अवॉइडिंग अ नेचुरल डिजास्टर फ्रॉम अकरिंग इज समटाइम्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी को, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने यही पढ़ा था ना कि नेचुरल कैलेमिटीज़ को हम होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उस समय हम उससे बचने के उपाय कर सकते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी किसी नेचुरल कैलेमिटी को हम रोक नहीं पाते, उसको रोकना संभव नहीं होता, बट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ टू रिड्यूस द कैजुअलिटीज एंड डैमेज कॉज्ड बाय देम। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी अपने लिए ऐसी तैयारियां कर सकते हैं जिससे कि हम कैजुअलिटीज़ को, यानी कि उससे होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकें और उससे होने वाले डैमेज को, ठीक है, कैजुअलिटी होता है उससे होने वाली मृत्यु को, कि लोगों का मरना कम से कम हो, डैमेज कम से कम हो, हम इसके लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। दिस कलेक्टिव मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ डिजास्टर टू मिनिमाइज द डैमेज इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इन्हीं चीज़ों को जब हम किसी डिज़ास्टर से बचने के लिए कोई तैयारियां करते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो, उसी चीज़ को हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं कि अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से नुकसान को कम से कम होने मतलब हम नुकसान को कम से कम जो है अकर होने देंगे। ठीक है, कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर अगर आता है तो कम से कम नुकसान हो, उन चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। द मेन फोकस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी ऑन प्रिपेयर्डनेस। सबसे मेन फोकस डिजास्टर मैनेजमेंट पे का किस चीज़ पे होता है, प्रिपेयर्डनेस पे, यानी कि तैयारी पे, कि आप किसी भी नेचुरल डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, आप अभी हमने जो प्रिकॉशंस पढ़े हैं ना हर एक नेचुरल डिजास्टर के साथ, तो वो क्या है, प्रिपेयर्डनेस ही है, वो हमें तैयारी कराती है कि हमें हर चीज़ से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। वन शुड बी प्रिपेयर टू
कोप विद द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। हर एक इंसान को जो है ऐसे डिजास्टर से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इट कैन बी डन बाय, और ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, अवेयरनेस टू द पीपल, लोगों को जागरूक करके, लोगों को मैसेजेस पहुंचा के। जैसे भी हमने जो प्रिकॉशंस पढ़े हैं ना, आप इनको पढ़ो और अपने घर में सबको बताओ कि बाढ़ आती है तो हमें क्या करना चाहिए बाढ़ से बचने के लिए, अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। लोगों को जितना ज़्यादा हम अवेयर करेंगे लोग उतना ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। मॉक ड्रिल्स, मॉक ड्रिल क्या होती है, देखो हमने करा था ना कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हम मॉक ड्रिल कर सकते हैं। मॉक ड्रिल वो होता है कि एक जैसे एक नाटक जैसा करना, कि अगर एक्चुअल में भूकंप आता है तो हम कैसे भागेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे डेस्क बेंच के नीचे या बेड के नीचे छुपेंगे। तो इन सब चीज़ों को करना कि भूकंप आया तो नहीं है लेकिन हम उसकी तैयारी करने के लिए एक जो है उसको करके देख रहे हैं नाटक को, ठीक है, तो उसको हम मॉक ड्रिल कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर वार्निंग सिस्टम होने चाहिए, कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है तो जो है हमारे आसपास ऐसे जो है वार्निंग के सिस्टम होने चाहिए ताकि हमें तुरंत पता लग सके कि हाँ कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। द सेकेंड फोकस शुड बी ऑन द रिस्पॉन्स टू आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर। अब ये तो थे कि जब हम पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है कि अगर कोई जो नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसके बाद हमें कैसे मैनेज करना है उसको, तो हम क्या करेंगे, इट कैन बी डन बाय सेटलिंग रेस्क्यू ट्रेन। रेस्क्यू ट्रेन क्या होता है, बचाव दल, यानी कि हम जो है बचाव के उपाय निकालेंगे। ये होते हैं आपके रेस्क्यू ट्रेन जो कि लोगों को फिर बचाने के लिए आते हैं, इनको हम तैयार रखेंगे, ठीक है, जो ऐसे नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे लोगों को बचाते हैं। प्रोवाइडिंग शेल्टर फैसिलिटी, शेल्टर मतलब है लोगों को उस समय में रहने के लिए आश्रय प्रदान करेंगे कि लोग यहाँ पे आके हम उनको रख सकते हैं। सेटिंग मेडिकल कैंप्स, अब उस टाइम पे देखो हमने देखा ना कि जैसे मलेरिया फैलता है, बाढ़ आती है तो, या कोई किसी को चोट लग सकती है तो हमें मेडिकल कैंप्स जो है सेटअप करने चाहिए। प्रोवाइडिंग सैनिटरी फैसिलिटी, साफ सफाई की जो है फैसिलिटीज़ जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, क्लियर।